हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में प्लानिंग करा था कि व्हाट इज मेंट बाय प्लानिंग। प्लानिंग होता है जब हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को पहले से ही सोच के रखते हैं, उस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए पहले से ही प्लान्स बना के रखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या कहलाएगा, जो आपने प्लान्स बनाए हैं अगर वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, सही टाइम पे उसमें जो फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वही अवेलेबल नहीं हुई, या उन फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं हुआ, तो वो आपका प्लान एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो वो पार्ट जो रिलेशनशिप क्रिएट करता है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग। इट हेल्प्स टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। ये हेल्प करता है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में रिलेशनशिप का मैनेजमेंट के बिटवीन, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, एक एंटरप्राइज में, ताकि जो आपका प्लान है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो सारे रिसोर्सेज को एक साथ लेके आता है, बेशक से वो मैन है, लेबर है, कैपिटल है, मशीन है, मटेरियल है, मेथड है, मनी है, कुछ भी है, हर रिसोर्स को वो एक साथ लेके आता है, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाता है, ताकि जो प्लान है आपका वो एग्जीक्यूट हो सके और आप कि जो सेट टारगेट है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उसको आप अचीव कर सको। ऑर्गेनाइजिंग दो सेंसेस में काम करता है, पहला एक स्ट्रक्चर, दूसरा एक प्रोसेस। स्ट्रक्चर जब डिफरेंट पोजीशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन एज स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन एज प्रोसेस क्या होगा, जब डिफरेंट एक्टिविटीज को वो अरेंज करेगा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सीरीज में, एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में, ताकि आप का जो सेट ऑब्जेक्टिव है आप उसको अचीव कर सके, तो वो क्या कहलाएगा आपको, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। डेफिनेशन क्या कह रही है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पता लगाते हैं और ग्रुप करते हो उन एक्टिविटीज को जो आपको करनी है। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप, ये डिफाइन करता है, बताता है कि आपकी क्या अथॉरिटी होगी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ताकि जो डिफरेंट पीपल हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं उनके बीच में कोई भी झगड़ा ना हो और वो मोस्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करके आप कि या ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। ये डेफिनेशन किसने दी थी, लुइस एलन ने दी थी। आई होप आपको मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट जो आता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले पता लगाता है कि क्या काम करना है, फिर उस काम को डिवाइड करता है। सारे काम को जब आप टुकड़ों में बांट देते हो ना, और उन टुकड़ों में बटे हुए लोगों को अलग अलग लोग परफॉर्म करते हैं, तो आपका जो वर्क है वो अच्छे से एग्जीक्यूट होता है। फिर डिपार्टमेंटेशन, अब जो डिवीजन ऑफ वर्क किया है उसको वो क्या कर देगा, डिपार्टमेंट में क्रिएट कर देगा, कि अगर वो प्रोडक्शन का है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, पैकेजिंग का है तो पैकेजिंग के पास चला जाएगा, एडवर्टाइजिंग है तो एडवर्टाइजिंग के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, काम को डिवाइड कर देता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर वो क्या करेगा, ड्यूटीज को असाइन करेगा कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी क्या अथॉरिटी होगी, आपको किस तरीके से काम को करना है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जब ड्यूटीज मिल जाती है, जब आपको काम मिल जाता है, तो उस काम के साथ आपके पास अथॉरिटी भी आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने वो काम क्यों नहीं किया, या आपको किसी और से काम कराना है तो ऑर्गेनाइजेशन आपको पावर देती है कि आपके पास ये पावर है, आप दूसरे व्यक्ति से काम कराइए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी। और इन सब एक्टिविटीज के बीच में क्या आता है, हमारा कोऑर्डिनेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये एक्टिविटीज रिपीट होती रहती है। अगर इन एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अच्छे से काम करेगा ही नहीं। तो पहला जो पॉइंट था वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो टोटल वर्क टू बी डन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान। जो टोटल वर्क है, पूरा कार्य है, उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, जो कि प्लान के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपने प्लान किया होगा। जॉब क्या होगी, अ सेट ऑफ
related task that can be performed by an individual. जॉब क्या होती है? वो set of tasks जो कोई भी individual perform कर सकता है. It should have specific and defined टास्क टू बी परफॉर्म. जॉब के साथ एक कुछ स्पेसिफिक और डेफिनेट टास्क आते हैं जो आपको करने होते हैं. जैसे अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग एम्प्लॉय के पास उसके सारे कैश फ्लोज मेंटेन करने पड़ेंगे. कितना अमाउंट उसने कैश दिया है, कितना उनके पास डिपॉजिट आया है, कितना उन्होंने चेक्स के थ्रू रिलीज किया, वो सारी उसकी जॉब के साथ आता है. बैंकिंग जॉब के साथ वो स्पेसिफिक और डेफिनेट टास्क आता ही आता है. एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी डिफाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलॉन्ग विद द जॉब. ये इसको अगर आप सिंपल भाषा में कहिए तो ये क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं जो आपकी जॉब के साथ चलते ही चलते हैं. डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन. किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम काम को, किस तरीके से करेंगे? जो स्पेशलाइज्ड एफर्ट्स और स्किल्स हैं, जिसकी जो स्पेशलिटी है हम उसको वो काम देंगे ताकि डुप्लीकेशन जो वर्क है वो ना हो, डुप्लीकेशन जो वर्क है वो अवॉइड हो जाए. Management must ensure that all activities required to achieve organizational objectives are identified. Management को ये ध्यान रखना है कि जितनी भी activities वो select कर रहे हैं, जो भी specified job, जो भी total work को वो divide कर रहे हैं, वो सारा division of work उनके organizational objectives को ही achieve करने के लिए होना चाहिए. ये नहीं कि आप उसमें कुछ ऐसी activity include कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक जॉब उनको दे रहे हैं जो आपके उस प्लान, प्रीडिटरमाइंड प्लान का हिस्सा ही नहीं है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सेकेंड आता है डिपार्टमेंटेशन. जब ग्रुप किया जाता है एक जैसी एक्टिविटीज को एक ही यूनिट के अंडर, दैट इज नोन एज डिपार्टमेंट. डिविजन्स या सेक्शंस भी उनको कहते हैं. और उन सब के ऊपर एक डिपार्टमेंट हेड होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है उस एक्टिविटी में. द डिपार्टमेंट्स आर लिंक टुगेदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट. जो डिपार्टमेंट्स है वो आपस में लिंक होते हैं. aims at achieving coordination and facilitate unity of action. डिपार्टमेंटेशन का ऑर्गेनाइजिंग का जो सेकंड स्टेप है वो फोकस करता है कि कोऑर्डिनेशन हो डिपार्टमेंट्स के बीच में और यूनिटी ऑफ एक्शन हो. उनको पता हो कि उनको क्या काम करना है, किससे ऑर्डर लेने हैं और क्या काम और किस डायरेक्शन में उनको जाना है. डिपार्टमेंटेशन दो तरीके से होता है. एक फंक्शन कि एक डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन होगा, दूसरा होता है प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स के बेसिस पे भी होता है. ये भी हम करेंगे कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन किस तरीके से होता है. नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. अब वर्क डिफाइन किया जाता है. जो पोजीशन पे आप हो उसके अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाएगा, वर्क को एलोकेट किया जाएगा. एक बार जब डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो डेट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल. और उस डिपार्टमेंट को एक इंडिविजुअल के अंडर रखा जाता है जो डिपार्टमेंट हेड कहलाता है. जॉब्स जो है वो इंडिविजुअल को दी जाती हैं लेकिन वो इंडिविजुअल उस काम में एकदम सक्षम या निपुण होते हैं. क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ पीपल शुड बी मैच्ड विद ड्यूटीज. जो क्वालिफिकेशन है वो उनकी ड्यूटीज के साथ मैच करनी चाहिए. ये नहीं कि एक बंदा है जिसको प्रोडक्शन की नॉलेज है, जिसको मशीनरी की नॉलेज है, आप उसको मार्केटिंग की ड्यूटी दे रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो क्वालिफिकेशन है एम्प्लॉय की, जो एक्सपीरियंस है, जो एबिलिटी टू वर्क है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटीज होनी चाहिए. Example, activities of finance should be assigned to person having qualification or experience in finance. अब फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड अगर कुछ काम है तो ऑब्वियसली आप सीए को दोगे या उस पर्सन को दोगे जिसको फाइनेंस की नॉलेज होगी, जिसको अकाउंटेंसी की कुछ नॉलेज होगी. जिसको पता ही नहीं होगा वो आपकी उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता. नेक्स्ट जो आता है दैट इज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. ये क्या होता है? अथॉरिटी देना एम्प्लॉयज को ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके. मतलब उनको पावर देना कि ठीक है अगर आप इस तरीके को मोल्ड करके कर सकते हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है तो वी आर गिविंग यू पावर, आप ऐसा कर सकते हो. सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिफरेंट पीपल या डिफरेंट पोजीशन पे इस तरीके से क्रिएट होना चाहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एक सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर कौन है और उसको किससे ऑर्डर लेना है ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो. क्रिएट्स मैनेजमेंट हिरार्की. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो होता है ना वो एक मैनेजमेंट हिरार्की, स्टेप ऑफ चेन क्रिएट कर देता है कि टॉप लेवल से इंडिविजुअल लेवल पे जो लोअर लेवल का बंदा है वो लोअर लेवल का बंदा डायरेक्ट टॉप लेवल पे नहीं जा सकता, उसको मिडिल लेवल के पास जाना पड़ेगा, मिडिल लेवल टॉप मैनेजमेंट तक लेके जाएगी. तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एक हिरार्की क्रिएट, चैन ऑफ कमांड क्रिएट कर देती है. और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का बिटवीन दी टीम. नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी. कोऑर्डिनेशन एक की है हर ऑर्गेनाइजेशन की. अगर कोऑर्डिनेशन ही मिसिंग होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज में, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे या आप मैनेजमेंट कह लीजिए, तो कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी ही नहीं.
क्यों? क्योंकि हर किसी को लगेगा कि मैं उससे अच्छा काम करता हूँ, मैं उससे अच्छा काम करता हूँ। नहीं, हर किसी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट, ताकि ये सारी एक्टिविटीज या ये सारा प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथली चले और जो हमारी सेट टारगेट है, प्लान जो हमने सेट किए हैं, वो हम इजीली अचीव कर सके। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग? सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा था कि वो डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, तो जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो वो इस तरीके से किया जाता है कि जिसकी स्पेशलाइजेशन है उसको वही काम दिया जाए। इससे स्पीडली काम भी होता है, इफेक्टिवली भी होता है और एफिशिएंटली भी होता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, जिसमें एक चेन क्रिएट की जाती है या एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि हर सबऑर्डिनेट को पता होता है कि इसका सुपीरियर कौन है, उसको किससे ऑर्डर लेने हैं। इससे क्लियरिटी रहती है, ऑर्डर्स की क्लैरिटी रहती है वर्किंग रिलेशनशिप की, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग जो है क्लियर प्रिस्क्राइब जॉब्स प्रोवाइड करता है, रिलेटिव ड्यूटीज प्रोवाइड करता है टू इट्स एम्प्लॉयज, ताकि जो भी डुप्लीकेशन है या कोई भी कंफ्यूजन है वो क्या हो सके, रिमूव हो जाए और इफेक्टिवली वो अपने काम को एडमिनिस्ट्रेट कर सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जब हम डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं तो हर व्यक्ति को उसकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, तो कोई भी वेस्टेज नहीं होती हो, ना ही रिसोर्सेज की, ना ही एफर्ट्स की, और डुप्लीकेशन भी नहीं होता। एडॉप्शन टू चेंज। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि जो भी चेंज आता है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो झटपट उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो ये खासियत होती है ऑर्गेनाइजिंग की। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तभी कहलाती है जब मैनेजर्स के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अच्छा होता है। मैनेजर अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि आपको ये काम करना है, हम आपसे पूछेंगे शाम तक, तो मैनेजर्स को उनको अथॉरिटी भी देनी चाहिए कि ठीक है आपके पास पावर है इस काम को करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अथॉरिटी दी ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देता है ना, तो एम्प्लॉयज का मोरल इंक्रीज होता है, उनको लगता है कि हाँ हमें कुछ समझा जा रहा है, और वो अपने आप को फुली यूटिलाइज करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यस, better the organization, better the organizing of the process या ऑफ द स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, वो हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को टू एक्सपेंड और टू ग्रोथ। इससे डिफरेंट जॉब पोजीशंस ओपन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओपन होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस की तरफ सोचती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू एक्सपेंड एंड ग्रो। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि रिलेशनशिप क्रिएट करना उन पर्सन्स के बीच में, उन लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन के, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जिनका एक ही मकसद होता है, क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज को, डिफरेंट एक्टिविटीज को रीग्रुप करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की? पहला, एक ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ लाइन ऑफ अथॉरिटी शो करता है। तीसरा, वेरियस फंक्शंस और रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। इंडिकेट करता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की, आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। हमने पढ़ा था ना कि लोअर लेवल डायरेक्ट टॉप लेवल के पास नहीं जा सकता, लोअर को मिडिल के पास, मिडिल लेके जाएगा उस प्रॉब्लम को टॉप के पास, तो वो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। कॉमनली अडॉप्टेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दो कॉमनली अडॉप्टेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इज फंक्शनल, सेकंड इज डिविजनल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन द जर्नल मैनेजर। ये एक फॉर एन एग्जांपल है, एक एंटरप्राइज का क्या होता है? जर्नल मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, फाइनेंशियल मैनेजर उसके अंडर होता है, और मार्केटिंग मैनेजर होता है। प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर प्लांट सुपरिटेंडेंट आ जाता है, ऑफिस
परचेज ऑफिसर आ जाता है और स्टोर ऑफिसर आ जाता है। इसके अंडर 2 फोरमैन होते हैं, फोरमैन 1 और फोरमैन 2। फाइनेंस के अंदर 2 डिपार्टमेंट आते हैं, एक अकाउंट्स ऑफिसर्स होता है और एक ऑडिट ऑफिसर होता है। अकाउंट ऑफिसर के अंडर अगेन 2 आते हैं हेड क्लर्क, पहला हेड क्लर्क, दूसरा चीफ कैशियर। क्लर्क जो क्लर्क का काम करता है, उनके अकाउंट्स मेंटेन करता है, कैशियर जो कैश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मार्केटिंग में 2 होते हैं, एक सेल्स ऑफिसर और एक सेल्स प्रमोशन ऑफिसर। सेल्स ऑफिसर के अंडर 2 आ जाते हैं, सेल्स सुपरवाइजर 1, सेल्स सुपरवाइजर 2, और इनके अंडर डिफरेंट सेल्स पर्सन होते हैं। तो एक इंडस्ट्री का जर्नल इंडस्ट्री का एग्जांपल है कि एक जर्नल इंडस्ट्री है जिसका एक जर्नल मैनेजर होगा, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, उनके अंडर सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज का। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या बेनिफिट्स हैं? पहला, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करता है। आप इस डायग्राम में देखिए, इनको पता है प्रोडक्शन मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को और मार्केटिंग मैनेजर को किसको रिपोर्ट करना है? जर्नल मैनेजर को। इन क्लर्क्स को किसको रिपोर्ट करना है? हेड क्लर्क को। कैशियर को किसको रिपोर्ट करना है? चीफ कैशियर को। तो इनको इनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की भी पार इनको पता है कि कौन डिसीजन लेगा। लेज डाउन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से करना है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन की आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस पर्सन के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका कौन होगा। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंट एरियाज, जो एंटरप्राइज के इम्पोर्टेंट एरियाज है ना, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग होते हैं, उन पे मेन फोकस किया जाता है। ग्रोथ फैसिलिटेट करता है एक एंटरप्राइज को हेल्प करता है, जो सडन चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उनको इजीली अडेप्ट किया जाए। कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब जब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? पहला, जॉब डिजाइनिंग की कौन सी एक्टिविटीज और टास्क हैं जो आप करने जा रहे हो। डिपार्टमेंटेशन, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो मेजर फोकस होने चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल, कितना लंबा कंट्रोल होगा, कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे एक के अंडर, एक सबऑर्डिनेट पे आपको कितने, एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कैसा होगा, क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एम्प्लॉय को दी जाएगी या किसी सिलेक्टिव इंडिविजुअल को दी जाएगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर सेट करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम पहला पढ़ेंगे, फंक्शनल था, दूसरा क्या था हमारा? डिविजनल। तो पहले हम फंक्शनल को कवर करेंगे। फंक्शनल क्या होता है? जब स्पेसिफिक फंक्शंस के साथ डिवीजन किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या कहलाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शंस क्या हो सकते हैं? फंक्शंस आपके हो सकते हैं अकाउंटिंग फंक्शन हो सकता है, मार्केटिंग फंक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है। जब उस बेस पे डिवाइड किया जाता है तो फंक्शनल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। वही कि जो भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी जॉब्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो ग्रुप की जाएंगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। फंक्शनल डिपार्टमेंट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। फंक्शनल डिपार्टमेंट मोस्टली यूज किया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पे ये फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे बेटर प्लानिंग की जाती है और एक बेटर कंट्रोल की फंक्शन होता है, हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द नियर फ्यूचर। इट फैसिलिटेट्स स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस ऑन वेरियस फंक्शन, ये हेल्प करता है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उन पे स्पेशली फोकस करके। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर एंड पर्सनल मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर में जो प्रोडक्शन को देखेगा, फाइनेंस जो पैसे को देखेगा, मार्केटिंग जो मार्केटिंग थिंग्स को देखेगा, पर्सनल जो एम्प्लॉयज को देखेगा। अब मार्केटिंग में आ जाता है एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, मार्केट रिसर्च। तो हो सकता है कि एक ही बंदा देख रहा हो सकता है ये 4 अलग डिपार्टमेंट हो। तो ये एक फंक्शंस के बेसिस पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेजोन ले लीजिए। अमेजोन क्या है? फंक्शंस के बेसिस पे जब आपका डिवीजन होता है तो वो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। सुटेबिलिटी क्या होती है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हेल्प होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की ज्यादा जरूरत होती है उसमें रिक्वायर्ड होता है। एडवांटेज क्या होती है? सेम स्पेशलाइजेशन। जब फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है तो आप फंक्शंस के बेसिस पे ही आप
उस पर एक्शन ले सकोगे और उसके बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर सकोगे। कोऑर्डिनेशन बेटर होगा डिपार्टमेंट्स के बीच में, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मैनेजर्स की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर देते हैं। कई बार डिपार्टमेंट्स अपने ही डिपार्टमेंट की ग्रोथ पे फोकस करने लगते हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ता है। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, दो डिपार्टमेंट के अंडर कोऑर्डिनेट करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो ये भी एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, डिसएडवांटेज है। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, पूरे एम्प्लॉयज की, हर एम्प्लॉय की फुल्ली डेवलपमेंट में भी ये क्या करता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा, अभी हम डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर होता है जब प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम लोग डिवीजन करते हैं ना, वो कहलाता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए टाटा ग्रुप्स। टाटा ग्रुप्स में आप टाटा मोटर्स है, टाटा सॉल्ट है, फूड आइटम्स है, टाटा टी है, टाटा के बीपीओज हैं, ये सब क्या है, फंक्शनल प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है उनको, वो क्या कहलाता है, हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स टेरिटरीज, हर यूनिट का एक डिवीजन मैनेजर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्मेंस के लिए, उसके पास अथॉरिटी होती है कि उसको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड करना है, वो ही फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ देयर डिवीजन। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये एक एग्जांपल है, एबीसी कंपनी मान लीजिए, एबीसी कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसके जो 4 चीजें प्रोड्यूस करते हैं, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर। अब गारमेंट्स के अंदर, कॉस्मेटिक के अंदर भी आएगा पर्सनल मार्केटिंग, रिसर्च, परचेज, गारमेंट्स के अंदर भी आएगा पर्सनल मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेज, फुटवेयर के अंदर भी पर्सनल मार्केटिंग, स्किन केयर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर ये सब डिपार्टमेंट जरूर होंगे। तो जब प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवीजन किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहलाता है डिविजनल स्ट्रक्चर, और जब फंक्शंस के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन किया जाता है, वो कहलाता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिवीजन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन दी 2 क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। पहला प्रोडक्ट डिवीजन, दूसरा टेरिटोरियल डिवीजन है। प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट के बेसिस पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है ना, तो उनको डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेन पर्सनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो होता है प्रोडक्ट डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप जैसे हमने लिया। फिर आता है हमारा टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन कि किस तरीके से, किस टेरिटरी में आपका ऑफिस है। अगर आप बैंकिंग की बात करो ना, तो आपके जो गांव के एरिया है ना, वहाँ पे आपको मोस्टली गवर्नमेंट बैंक दिखेंगे, कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ पे प्राइवेट बैंक सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट बैंक ही इजीली हेल्प कर सकते हैं। एक रीजनल ऑफिस होता है और उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उस पर काम करते हैं। तो ये 2 डिवीजन होते हैं, 2 क्राइटेरिया जिसके ऊपर डिवीजन स्ट्रक्चर बेस किया जाता है। सूटेबिलिटी क्या होती है इसकी, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जिनके मल्टी लाइन वो प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती है। एडवांटेज क्या होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, अलग प्रोडक्ट है उसके अलग ही सारे फंक्शंस हैं, तो वो अपने आप डिसीजन ले लेंगे, इंडिपेंडेंटली डिसीजन होंगे, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। डिवीजन रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड, और जो डिवीजन वाइज है कि कितना प्रॉफिट एक डिवीजन ने अर्न किया है, गारमेंट्स अभी हमने जो पढ़ा था चार्ट, उसमें गारमेंट्स कितना प्रॉफिट गारमेंट डिवीजन ने अर्न किया है, कितना हमारे फुटवेयर ने किया है, कितना हमारे स्किन केयर ने किया है, तो हम उसके बेसिस पे उनको डिफाइन कर सकते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यस, अगर आपकी कंपनी अच्छा कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन आपका अच्छा है, तो आपके पास और ऑप्शन होंगे और प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अगर एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के रिसोर्सेज यूज कर ले तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस होती है, क्यों, क्योंकि अब एक स्किन केयर के लिए भी मार्केटिंग चाहिए होगी और फुटवेयर के लिए भी मार्केटिंग चाहिए होगी, तो सेम काम 2 अलग अलग टीम्स कर रही हैं, बस फर्क क्या होगा, एक फुटवेयर के लिए कर रही होगी और एक स्किन केयर के लिए कर रही होगी, तो उससे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगती है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होता है और डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स भी होता है। सेल्फिश एटीट्यूड, हर डिवीजन क्या चाहेगा कि उसका डिपार्टमेंट अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे एट द ईयर एंड, तो इस वजह से भी सेल्फिश एटीट्यूड आ जाएगा।
तो ये था हमारा डिवीजन और फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो चलिए एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं डिफरेंस के फॉर्म में फंक्शनल और डिवीजन में। फंक्शनल स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट। जब हम एक ही नेचर की एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं वो क्या कहलाता है हमारा फंक्शनल। और डिवीजन क्या कहलाता है, जब एक प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को एक डिपार्टमेंट के अंदर डाला जाता है वो डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। फॉर्मेशन ये बेसिस ऑफ फंक्शन होता है और ये बेसिस ऑफ प्रोडक्ट होता है। स्पेशलाइजेशन इसकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज डिफिकल्ट। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फिक्स ही नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट्स इसमें क्या होते हैं, अंडर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इजीली फिक्स कर सकते हो। मैनेजरियल डेवलपमेंट, मैनेजर्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन ओनली। मैनेजर एक ही फंक्शन में स्पेशलाइज होता है तो लेस चांसेस होते हैं मैनेजरियल डेवलपमेंट के। वहाँ पे एक ही मैनेजर को हो सकता है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पाए, तो मैनेजरियल डेवलपमेंट इजी हो जाता है। कॉस्ट इकोनॉमिकल होता है क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। ये नॉट इकोनॉमिकल होता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लिए सेम रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता है। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो इसमें कोऑर्डिनेशन इजी होता है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल डिपार्टमेंट है जो ही सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। सूटेबिलिटी ये जब सिंगल प्रोडक्ट है या स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उसके लिए सूटेबल है, और डिवीजन जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। तो आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा चैप्टर का, दैट इज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो पहले हम करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें वेल डिफाइंड जॉब्स होती हैं, जिसमें पर्टिकुलरली या कह लीजिए बेयरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। इक्वल लेवल ऑफ अथॉरिटी दी जाती है, इक्वल लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इक्वल लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी दी जाती है, वो कहलाती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो डिजाइन किया जाता है मैनेजमेंट से ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको विदाउट फेल हम अचीव कर सकें। इट स्पेसिफाई क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ authority and responsibility, that there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational growth। ये बाउंड्री सेट कर देता है बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability। ये एक सिस्टम वेल डिफाइंड जॉब होती है जिसमें इक्वल लेवल ऑफ अथॉरिटी, इक्वल लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है टू द मैनेजर्स और टू द एम्प्लॉयज। तो आई होप आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स क्या होते हैं। पहला टॉप लेवल क्रिएट करता है, दूसरा रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं रिटर्न फॉर्म में, तीसरा इम्पर्सनल होता है, कोई भी इमोशनल एस्पेक्ट्स को कंसीडर नहीं किया जाता, फोर्थ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज क्लियरली डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन की जाती है कि आपकी क्या अथॉरिटी है और आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्यों क्रिएट किया जाता है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एडवांटेज क्या होती है, ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इजीली फिक्स कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट को ये कोई तवज्जो ही नहीं देता, कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, सेट रूल्स होते हैं, बेस्ड होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जो रिटर्न फॉर्म में होते हैं और एक डेफिनेट प्लान होता है। यूनिटी ऑफ कमांड होती है, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं कि ए बंदे को बी बंदा अगर गाइड करेगा तो बी ही करेगा, कोई सी के पास नहीं जाएगा। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स को आप इजीली अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अच्छा है, रूल्स और प्रोसीजर्स अच्छे से डिफाइन किए गए हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स को तवज्जो नहीं दी गई है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड सिंस देयर इज स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो उस केस में इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी लॉन्गर होती है। डिसएडवांटेज क्या होती है, बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी वजह से अननेसेसरी डिले होता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती एम्प्लॉयज को थिंकिंग की।
लिमिटेड स्कोप होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप को ये अंडरस्टैंड नहीं करते, इमोशनल एस्पेक्ट्स को ये अंडरस्टैंड नहीं करते, तो जिसकी वजह से इसका स्कोप क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मैनेजर को कहोगे, वो अपने मैनेजर को कहेगा, इस तरीके से वो चैनल को पूरा फॉलो किया जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल क्या होती है, जो बनाई नहीं जाती लेकिन कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, कॉमन टेस्ट की वजह से, कॉमन कम्युनल रिलेशनशिप की वजह से जब एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल ले लीजिए, स्कूल में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो क्या हो गया हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट आपकी दोस्ती हो जाती है दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ भी हो जाती है, अपने से सीनियर्स के साथ भी हो जाती है, अपने से जूनियर्स के साथ भी हो जाती है, तो वो जो रिलेशनशिप होता है, जो कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट, प्रेफरेंसेस की वजह से एक साथ आता है, वो क्या कहलाता है, हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ओके, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, कोई प्रोसीजर्स नहीं होता, कोई रेगुलरिटीज नहीं होती जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ये सिर्फ और सिर्फ सिमिलर इंटरेस्ट की वजह से ही क्रिएट होते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, informal organizations refers to the relationship between the people of organization based on personal attitude, sentiments, emotion, prejudice, likes and dislikes। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एग्जिस्टेंस में तब आता है जब सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट, टेस्ट, रिलीजन, कम्युनल रिलीजन के लोग एक साथ आके मिल जाते हैं, जिनके पसंद और नापसंद एक जैसी होती है। तो वो इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है उसको नाम दिया गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर क्या होते हैं, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही क्रिएट होता है। इसके लिए कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशन नहीं होते, इसमें ह्यूमन सेंटिमेंट्स को मैटर करता है। कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, ए डिपार्टमेंट का बंदा सी डिपार्टमेंट के बंदे के साथ बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी अच्छी बनती है आपस में। कोई डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय, इसको कोई मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करती। पर्सनल मीन्स द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड। आप सोचते हो कि यार मैं ऐसा बोल दूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन फॉर्मल के केस में ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कि उसने गलत किया तो आप उसको तुरंत जाके बोल दो। एडवांटेज क्या होती है, स्पीड, कम्युनिकेशन बहुत तेजी से चलता है, जैसे जंगल की आग होती है उसकी तरह फैल जाता है। क्यों? क्योंकि कोई स्पेसिफिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आपको फॉलो नहीं करना है, आपको बात पता चली, आपको दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचानी है, आप अपने दोस्त को जाके बोल दोगे, वो बता देगा। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड, जो जॉब सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की, ठीक है यहाँ पे भी कोई अपना है, उसकी भावना उत्पन्न करता है। क्विक सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो हो सकता है कि उनके पास बेटर सॉल्यूशन हो जाए ऑफिसर से जाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, जब आप और आपके फ्रेंड को टीचर से कुछ पूछना होता है तो आप पहले प्रेफर करते हो कि आप अपने दूसरे दोस्तों से कंफर्म कर लो, तभी आप टीचर के पास जाओगे। सेम वैसा ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। ऑफिसर या सुपीरियर के पास जाने से पहले सबऑर्डिनेट्स आपस में सारे तिकड़म लगा लेते हैं कि इस काम को हम अपने आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो क्विक सोल्यूशन भी मिल जाता है प्रॉब्लम। डिसएडवांटेज क्या है, रूमर्स क्रिएट करते हैं, हो सकता है कि नॉनसेंस टॉक्स हो रही हो, जो है ही नहीं वो बात की जा रही हो। चेंज और स्ट्रेस जो होते हैं, जो ओल्ड टेक्निक्स, ये चेंज को रेसिस्ट करते हैं, मतलब इनमें इतने रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं एम्प्लॉयज के बीच में कि वो आने वाले बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो ये था हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से आप क्या मिलते हैं, जब हम पावर देते हैं, सबऑर्डिनेट्स को पावर दे दी, शक्ति दे दी, ठीक है, आप एक प्रिस्क्राइब लिमिट तक, अगर आपको लगता है कि आपके पास बेटर आइडिया है, बेटर ऑप्शन है, बेटर वे है ऑफ डूइंग थिंग, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। The manager who delegates authority holds its subordinate responsible for proper performance of the assigned task। वो पर्सन जिसको अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, उसका सबऑर्डिनेट अगर काम नहीं करता तो ही इज रिस्पॉन्सिबल, वो उससे पूछा जाएगा कि आपने काम क्यों नहीं किया। उसके एम्प्लॉय से नहीं पूछा जाएगा, सबऑर्डिनेट से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उस मैनेजर से पूछा जाएगा। टू मेक श्योर दैट हिज सबऑर्डिनेट परफॉर्म्स ऑल वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन एक्सपेक्टेड मैनर, द मैनेजर क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी।
और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि उसके सबऑर्डिनेट अच्छे से काम करेंगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है, जवाबदेही क्रिएट करती जाती है। डेलीगेशन इज अ की टू साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो स्मूथली काम करेगी, इसका मतलब उसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जस्ट एज द अथॉरिटी इज द की टू मैनेजर्स जॉब, जैसे कि अथॉरिटी मैनेजर की जॉब कराता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द की टू ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल की है। डेलीगेशन इज द मीन्स थ्रू विच अ मैनेजर कैन मल्टीप्लाई हिमसेल्फ। डेलीगेशन एक ऐसा तरीका है जिससे मैनेजर अपने काम को मल्टीप्लाई कर सकता है। जब वो अपने काम को किसी और को देता है, सबऑर्डिनेट्स की हेल्प लेके करवाता है, या सबऑर्डिनेट्स को उतनी पावर देता है कि इतनी वर्क लिमिट तक आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी वे से आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हो, तो इसका मतलब कि मैनेजर इज मल्टीप्लाइंग हिमसेल्फ। द की टू डेलीगेशन इज पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू इट। अकाउंटेबिलिटी अगर आपने नहीं किया तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये तीन की होती हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्यों जरूरी है अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? पहला, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, जो सुपीरियर है उसके वर्कलोड को कम करने के लिए, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट के लिए, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, मोरल इंक्रीज करने के लिए, बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस या एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं? पहला अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है? पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कि ऑब्लाइज हो जाते हैं आप, आपको बताना पड़ेगा अगर आपने वो काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी, जब आपको कोई काम दिया जाता है और उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, तो ही इज आंसरेबल टू हिज सुपीरियर फॉर इट्स सक्सेस एंड फेलियर। तो सुपीरियर, आपका जो सुपीरियर है वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि ही इज आंसरेबल कि आपने ये काम क्यों नहीं किया जब हमने आपको ये काम दिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिवाइडेड बट अकाउंटेबिलिटी कांट। प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी। एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, आप अथॉरिटी पावर को आप डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर आपको काम दिया है तो आप ही से पूछा जाएगा, बेशक से आप आगे 10 बंदों से करवा रहे हो काम, तो एक मैनेजर बच नहीं सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल्स टारगेट ऑफ 100 यूनिट्स पर डे। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने मार्केटिंग मैनेजर को कहा है कि आपका सेल्स टारगेट होना चाहिए 100 यूनिट्स, बिकनी ही चाहिए एक दिन में। द मार्केटिंग मैनेजर डेलीगेट्स दिस टास्क टू डिप्यूटी सेल्स मैनेजर्स। मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया? अपने सबऑर्डिनेट्स को वो टास्क दे दिया। Who fails to achieve the target, जो कि उसको पूरा नहीं कर पाए, then marketing manager will be answerable for the work performance of his subordinate। तो मार्केटिंग मैनेजर से पूछेगा चीफ एग्जीक्यूटिव कि क्यों नहीं काम हुआ, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? जो अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। ही इज आंसरेबल फॉर द रीजन व्हाई द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम और व्हाई द टारगेट इज नॉट met. So this is what the principle of absoluteness of accountability, कि you can divide authority, you can delegate authority, but your responsibility and accountability can never be delegated. Authority can be delegated but responsibility can't be delegated. नेक्स्ट आ गया कि अथॉरिटी को भी आप एक पल के लिए डेलीगेट कर दोगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय मैनेजर। बट अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसके सबऑर्डिनेट्स ने अच्छे से काम नहीं किया है तो। नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज क्यों की जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल करना, फैला देना, टू टेक डिसीजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने ये पावर दे दी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। So that is what decentralization of authority means. It implies reservation of some authority with the top level management. कुछ अथॉरिटी टॉप लेवल के पास रहती है, बाकी ट्रांसफर कर दी जाती है लोअर और मिडिल लेवल में।
ताकि वो टाइमली एक्शंस ले सकें और कोई भी टारगेट अचीव करने में डिले ना हो। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी पावर किसके पास होती है, टॉप के पास होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिवाइड कर दी जाती है। इन केस ऑफ अ डिसेंट्रलाइजेशन फर्म, टॉप लेवल रिटेन्स अथॉरिटी फॉर। जब डिसेंट्रलाइजेशन फर्म होती है ना, जब पावर को डिवाइड किया जाता है, तो टॉप लेवल के पास कौन कौन सी मैनेजमेंट रहती है? पहली, पॉलिसी और डिसीजन जो भी होगी वो टॉप लेवल ही क्रिएट करेगी। पूरा ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो टॉप लेवल के पास रहेगा। मिडिल एंड लोअर लेवल हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, टास्क अलोकेटेड टू देम। वो सिर्फ मिडिल और लोअर लेवल वही डिसीजंस लेंगे, उन्हीं की अथॉरिटी दी जाएगी जिन जो काम उनको दिया गया है। तो इस तरीके से आपका टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल इस तरीके से आपका चलता है। Definition according to Allen, decentralization refers to systematic effort to delegate to the lowest level all authority except the one which can be exercised as central point. सारी अथॉरिटीज को आप डिवाइड कर दोगे लेकिन उनको अपने पास रखोगे जो एक सेंट्रल, जो एक कोर होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के। दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमने पढ़ा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल के पास, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल के पास, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कुछ अपने पास रख के बाकी सबको डेलीगेट कर देना। तो दैट दिस इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स। इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? सबऑर्डिनेट के बीच में इनिशिएटिव की पावर बढ़ेगी, क्विक और बेटर डिसीजन लिए जाएंगे, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव का वर्कलोड कम हो जाएगा, मैनेजरियल डेवलपमेंट होगा हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, बेटर कंट्रोल होगा। जब पावर डिवाइड हो जाएगी तो ऑब्वियसली बेटर कंट्रोल होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 6 स्टाफिंग को कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर